हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज आ गए हैं हम। 30 मई है आज और आज की जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। साथ के साथ में एडिटोरियल्स बहुत अच्छे अच्छे आए हैं आज, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक अमृत मिशन को लेकर के है जो कि हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लेकर के अटल योजना जो चली हुई है उसको, साथ के साथ में हेल्थ से रिलेटेड भी आपके बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले हाइलाइट्स के थ्रू देखेंगे कि क्या आज का पूरा टॉपिक रहने वाला है और उसके बाद उसकी इन डिटेल चर्चा करेंगे। और बहुत सारी छोटी बड़ी न्यूज़ है, कुछ तो गर्मी से रिलेटेड है। पारा जो है वो दिल्ली का कल जो है IMD के अनुसार 52 डिग्री जो है वो कहीं कहीं पर क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया। फिर कहीं कहीं पर ऑन एन एवरेज 45 to 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा। मैंने आज इसको न्यूज़ में शामिल नहीं किया है सो दैट गर्मी ऐसे भी बढ़ी हुई है और आप लोग गर्मी का सुन के कहीं और माथा ना आपका क्या होता है ख़राब हो जाए, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा कि और यार कितनी गर्मी है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ों को नहीं किया है। जोक सपाट, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हमने डिस्कस करना है आज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइलाइट्स क्या है। सबसे पहली हाईलाइट है अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून इन केरला फ्रॉम टुडे IMD। तो केरला में जो है मानसून सबसे पहले आता है। हमारे इंडिया में अगर मानसून हिट करता है तो सबसे पहले केरला में हिट करता है। IMD ने बोला था कि 31 मई से क्या होने वाला है, यहाँ पर मानसून हिट करने वाला है। बिल्कुल IMD के फोरकास्ट के भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग केरला में मानसून आने वाला है और बहुत ही अच्छा ठीक ठाक नॉर्मल मानसून रहने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत कम बारिश होगी या फिर बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होगी, नॉर्मल एक एवरेज रहने वाला है। तो उसको लेकर के बात करेंगे। साथ के साथ में IMD के बारे में थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। प्रीलिम्स ओरिएंटेड, प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो आपके इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको क्या कर लेना है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ डिफेंस से रिलेटेड है। रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल फाइट टेस्ट सक्सेसफुल। तो अभी रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल जो है हमने क्या किया है, सक्सेसफुली उसको अभी लॉन्च किया है, उसकी टेस्टिंग की है। उसके बारे में देखेंगे जो कि डिफेंस से रिलेटेड इस तरीके के आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। अगली न्यूज़ क्या है, S&P रिवाइज आउटलुक ऑन इंडिया सोवरेन रेटिंग टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है। S&P जो है बेसिकली बहुत सारे हमारे यहाँ पे 2-3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो कि क्या काम करती हैं, इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से रहने वाली है आने वाले समय में उसके बारे में एक तरीके से फोरकास्ट करती है, भविष्यवाणी करती है, बताती है चीज़ें कि अभी इंडिया की इकोनॉमी कंडीशन किस तरीके से चल रही है। तो अभी जो है S&P है उसने अभी थोड़ा सा रिवाइज़ किया है। पहले उन्होंने बोला था कि सॉवरेन रेटिंग दी थी और उसके बाद अभी उसको पॉजिटिव रेटिंग दी है। तो हम देखेंगे सॉवरेन रेटिंग का क्या मतलब होता है और साथ के साथ में S&P के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे कि किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली अमेरिकन बेस्ड ये कंपनी है जो कि क्या काम करती है, रेटिंग देने का काम करती है। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट अलाउ कैशलेस फैसिलिटी इन आर। तो अभी यहाँ पर इरडाई जो है, इरडाई क्या है, एक तरीके से जो आपके इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस होते हैं उसको ये देखने का काम करती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और अभी इसने क्या किया है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो हमें मिलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो अभी आयुष्मान योजना के तहत में हम 5 लाख रुपये पर फैमिली को दे रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। साथ के साथ में इंडिविजुअल लेवल पे भी, प्राइवेट भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है कोई फैमिली का मेंबर और उसके बाद में सारा ट्रीटमेंट चलता है, जब डिस्चार्ज होने की बात आती है तो इस तरीके के इंश्योरेंस वाले जो भी खर्चे होते हैं उसमें फिर वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी से हॉस्पिटल को पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं, इस वजह से क्या होता है, फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। उनको डिस्चार्ज मिल जाता है, उसके बावजूद भी उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ता है क्योंकि उन्होंने पैसे वगैरह सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होती हैं जो भी इंश्योरेंस ले रखा होता है। तो उसको लेकर के अभी जो इरडाई है उन्होंने एक नियम बनाया है, अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो हम देखेंगे कि क्या चेंजेस किए हैं और इसका क्या बेनिफिट होगा लोगों को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, एन ओवरव्यू ऑफ द अमृत स्कीम। यहाँ पर ये एक एडिटोरियल आया है। अमृत जो है, अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन ऑफ रीजेनरेटिंग अर्बन जो एरियाज़ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के ये अमृत मिशन आया था। और 2015 से लेकर के अभी तक इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है इसके बारे में जो है ये पूरा एडिटोरियल बात करता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, क्या इसकी कमियां रही हैं अभी तक, क्यों ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में ये एडिटोरियल बात करता है। ठीक है,
अगली हमारी न्यूज़, अगली जो एडिटोरियल है ये जो है, हमने कल बात की थी कि अभी फ़िलहाल फायर सेफ्टी के नॉर्म्स इतने सारा हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जैसे गुजरात का इंसिडेंट हुआ, दिल्ली का इंसिडेंट हुआ, इतने फायर केसेस क्यों आ रहे हैं, इसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है। काफ़ी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, आपको फैक्चुअल डाटा भी मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेगी कि क्या कमियां हैं अभी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं। तो बहुत अच्छा एडिटोरियल है, आज एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगला एडिटोरियल क्या है, डिस्पेलिंग पॉपुलेशन मिथ्स ट्रिगर्ड बाय अ वर्किंग पेपर। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन को लेकर के अभी इलेक्शन के टाइम में जो पीएम थे हमारे, उन्होंने कुछ चीज़ें बोली थी, फिर हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर के बहुत डिबेट हो रही थी कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था, जो अपोजिशन पार्टी वगैरह है या फिर जो सत्ता पार्टी है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग मेंटेलिटी के, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि जिस स्पीड से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है वो क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर में थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको लेकर के एक एडिटोरियल आया है जिसमें आंकड़ों के थ्रू बात की गई है कि ये जो चीज़ें होती हैं मिसलीडिंग होती हैं, समाज में एक तरीके से कहना चाहिए कि हारमोनी को ख़त्म करने का काम करती हैं, कि इस तरीके का आप कोई भी डाटा उठा करके कुछ भी बोल दें और फिर दो समुदायों के बीच में इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो इसके ऊपर में एडिटोरियल बात करता है, एक समझ बिल्ड होगी, आपके पास में एक आंकड़ा होगा। देखिए पढ़ने वाले लोगों में और जो ऐसे ही आ जाते हैं डाटा उठा करके कुछ भी बोल देते हैं, उनमें फ़र्क यही होता है कि जिन्होंने स्टडी की होती है, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो रिसर्च के थ्रू बात करते हैं, वैलिड पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो यहाँ पर वैलिड चीज़ें बताई गई हैं कि किस ग्रोथ के साथ में हिंदू पॉपुलेशन बढ़ रही है और किस ग्रोथ के साथ में कितनी स्पीडी रिकवरी मुस्लिम पॉपुलेशन में हो रही है, और इसका आने वाले समय में क्या हो सकता है रिजल्ट। साथ के साथ में रेट जो देखा जाए हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशंस इंक्रीज़ का, उसका क्या रिलेशन है, उसके बारे में एडिटोरियल बात करता है, तो बहुत अच्छे से देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, इंडियाज़ लिबरलिज्म एंड इट्स क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। यहाँ पर जो है शशि थरूर जी ने ये पूरा एडिटोरियल लिखा है, बहुत ही वो एक तरीके से टफ लैंग्वेज का यूज़ करके सारी चीज़ें लिखते हैं। यहाँ पर उन्होंने बात की है लिबरलिज्म के बारे में, उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है 1991 में जब हमने क्या किया था, एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, वहाँ से एक उदारवाद का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी निकल के आया था। तो इसके ऊपर में बात की गई है, बोला गया है कि हमारे इंडिया का जो लिबरलिज्म है वो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पे चलता है, ये वेस्टर्न एक इन्फ्लुएंस्ड है। पहले पश्चिमी देशों में इस तरीके का कॉन्सेप्ट चलता था, उसको हमने अडॉप्ट किया, लेकिन आज का जो समाज है, जिस तरीके के उदारवाद की हम अपेक्षा करते हैं, वैसा जो समाज हमारे को देखने को नहीं मिलता है। इसके ऊपर बात की गई है, साथ के साथ में और किस तरीके से इसको आगे लेकर के चला जा सकता है, क्या सुधार किए जा सकते हैं सो दैट सोसाइटी में लोगों को एक क्या कहना चाहिए बेनिफिट मिल सके, उसको लेकर के एडिटोरियल बात करता है। तो काफ़ी समाज की दृष्टि से हम देखेंगे, पॉलिटिक्स की दृष्टि से भी देखेंगे कि किस तरीके से जो हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक, हम एक तरीके से कंडीशंस की बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय मिल सके, उसको लेकर के जब ये लिबरलिज्म के साथ लिंक करते हैं तो किस तरीके से हमारा समाज होना चाहिए और आज किस तरीके की कमियां हैं, बीट पॉलिटिशियंस को लेकर के हो कि वो किस तरीके से इस उदारवाद को लेकर के चल रहे हैं, साथ के साथ में पॉलिसी मेकिंग के तहत अगर हम देखें तो उसको लेकर के एडिटोरियल बात करता है। काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो क्या है, एनएमडीसी के बारे में है। ये जो है मिनरल्स को लेकर के चलने वाला एक कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट पीएसयू है, और इसने अभी बात की है कि लगभग 50,000 करोड़ का कैपेक्स इसको मिलेगा आयरन और डबलिंग के लेकर के। आयरन ओर क्या होते हैं, जो कि लोहा बनाने के लिए जो एक रॉ मटेरियल होता है उसको आयरन ओर बोला जाता है। और अभी एनएमडीसी जो है वो डिमांड कर रहा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करने की, डीप माइनिंग करने की परमिशन दी जाए, सो दैट आगे आने वाले भविष्य में 2030 तक इनका बहुत बड़ा मार्केट होगा और ये इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक बूस्ट दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे आज के न्यूज़ है और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे से आपको मिलने वाली है हर एक टॉपिक के ऊपर में। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहली न्यूज़ है आज की। तो ये सबसे पहले न्यूज़ मानसून को लेकर के है। अभी मैंने स्टार्टिंग में गर्मी की बुरी खबर दी है आपको कि कल जो पारा वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, लेकिन एक अच्छी खबर भी आ रही है निकल के, आईएमडी से अभी निकल के आ रहा है कि केरला में जो है 1-2 दिन के अंदर अंदर मानसून हिट करने वाला है। और इस बार मानसून कितना रहने वाला है, नॉर्मल रहने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होगा, ठीक ठाक, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर केरला में मानसून हिट कर जाएगा। और जब केरला में मानसून आता है तो केरला
से उसको पहुंचने में बाकी हिस्सों में, जो देश का बाकी हिस्से हैं वहाँ पर पहुंचने में उसको हार्डली 15 to 20 डेज़ लगते हैं। मतलब कि अगर कल 1-2 दिन में केरला में मानसून हिट करता है तो 15 to 20 डेज़ में वो क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया स्पेशली नॉर्थ वगैरह साइड में पहुंचेगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो मानसून आता है केरला में वो दक्षिण पश्चिम जो हवाएं होती हैं उनकी वजह से आता है। अरेबियन सी में जो ये हवाएं उठती हैं दक्षिण पश्चिमी, उनसे जो है केरला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और अगर ये क्वेश्चन बने कि तमिलनाडु में किन हवाओं से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो जब मानसून लौटता है और ये नॉर्थ ईस्टर्न जो हवाएं आती हैं जो बे ऑफ बंगाल से एक तरीके से सक्रिय होती हैं, उसके थ्रू होता है जब तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये कब होता है, जब मानसून ख़त्म होने वाला होता है, लौट रहा होता है, तब ये होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो लौटते हुए मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, तो तमिलनाडु में। और जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है हमारे यहाँ पे, जब मानसून की शुरुआत होती है तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, केरला में। ठीक है, और ऑल अगर इंडिया में देखा जाए कि ऑन एन एवरेज बात की जाए, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मासेनराम चेरापूंजी में। और वहाँ पर क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ वगैरह जो है मेघालय की, और उसकी वजह से क्या होता है कि जब जो हवाएं आती हैं, जो भी प्रेशर क्रिएट होता है और जब हवाएं आती हैं तो उन ऊंची पहाड़ियों से टकरा करके वहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश कर देती है। इस वजह से मासेनराम चेरापूंजी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश इंडिया में होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट फिलहाल आईएमडी ने बताया है, ये खुशखबरी दी है कि मानसून आने वाला है। तो आईएमडी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम आपका पास में आ रहा है तो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है ऑर्गेनाइजेशंस से। सबसे पहले आईएमडी के बारे में देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। 1875 में आईएमडी की स्थापना हुई है। ठीक है, और ये काम क्या करता है, राष्ट्रीय मौसम सेवा विज्ञान है और मौसम से संबंधित जितने भी जानकारी है वो देता है। साथ के साथ कभी फ्लड आए, कभी चक्रवात आए, इन सब के बारे में जानकारी देता है। बेसिकली एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो आईएमडी क्रिएट करके देता है। स्थापना कब हुई है, 1875 में। पूछा जाए कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है हमारे यहाँ पे, अर्थ एंड साइंस जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये आईएमडी आता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के तहत आता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि अर्थ साइंस मिनिस्ट्री जो है उसके अंतर्गत आता है। काम इसका क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आईएमडी केवल और केवल इंडिया के बारे में ही बताता है। आईएमडी इंडिया के साथ साथ में उसके बाद की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, 6 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो, उनके बारे में भी क्या करता है, मौसम से संबंधित भविष्यवाणी करता है। तो इंडिया प्लस उनकी 6 नेबरिंग कंट्रीज़, उन सब के बारे में क्या करता है, आईएमडी फोरकास्टिंग करता है मौसम से रिलेटेड। अगर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए कि केवल और केवल इंडिया के लिए करता है तो ये गलत हो जाएगा। इंडिया के साथ साथ जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके लिए भी भविष्यवाणी आईएमडी करके देता है। साथ के साथ में इसके बहुत सारे क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र हैं जो कि समय समय पर जो भी एरिया होता है जहाँ पर इस तरीके की कंडीशन आती है, कभी फ्लड, कभी साइक्लोन, कभी बारिश वगैरह से रिलेटेड, तो उनके रीजनल ऑफिस जो होते हैं उसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक तरीके से बताते हैं कि मौसम की क्या स्थिति रहने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे मौसम विज्ञान से संबंधित क्या क्या पहल हुई है अब तक, अगर थोड़ा बहुत देखा जाए आंसर राइटिंग के लिहाज से आपके लिए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय मानसून मिशन चलाया गया था। कब चलाया गया था, 2012 में राष्ट्रीय मानसून मिशन चलाया गया था। और समय समय पर क्या किया जाता था इसके द्वारा, मानसून में कितनी वर्षा होने वाली है इसके बारे में, साथ के साथ में अगर बहुत ज़्यादा कहीं पर हैजार्डियस कंडीशन होने वाली है और अगर स्थिति असामान्य होने वाली है तो उसको किस तरीके से ठीक करना है, उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम देने के लिए ये पूरा सेटअप लगाया गया था। तो राष्ट्रीय मानसून मिशन याद रखिएगा कब का है, 2012 का। ठीक है, उसके बाद में अगर बात कर ले हमारे पास कोई ऐप है क्या, तो बिल्कुल मौसम ऐप है हमारे पास में जो मौसम से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ देता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि डॉपलर मौसम रडार भी है हमारे पास में। ये क्या करता है, डॉपलर सिद्धांत के ऊपर काम करता है। फिजिक्स में आपने अगर जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है उसने डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर जो है डॉपलर मौसम रडार है, काम क्या करता है, फोम जो होती हैं उनको एक तरीके से देखता है और फिर लंबी दूरी के मौसम पूर्वानुमान और निगरानी के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरीके के 2-3 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, स्पेशली जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, और इस तरीके के पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप प्रीलिम्स के लिहाज से काम कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको फैक्चुअल डाटा मिलेगा। साथ के साथ में जब आप आंसर राइटिंग करें तो कुछ चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जीएस पेपर 3। यहाँ पर आपको कहाँ पर इसको लिंक करना है,
जो डिफेंस वाला सेक्टर होता है वहाँ से आपको इसको लिंक करना है। अभी बात किसके बारे में की जा रही है, रुद्रम के बारे में बात की जा रही है। तो रुद्रम 2 मिसाइल जो है अभी हमने क्या किया है, उसका सफल परीक्षण किया है। अगर पूछा जाए कि कहाँ से किया है तो ओडिशा का जो बालासोर तट है वहाँ पर हमने क्या किया है, इसका एक तरीके से परीक्षण किया है। किस तरीके का मिसाइल है ये, एक तरीके से तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि हवा से लेकर के सतह पर आता है और फिर वहाँ पर जो भी टारगेट उसका होता है उसको वो हिट करता है। तो कोई भी इस तरीके की मिसाइल वगैरह जब लॉन्च होती है तो उससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उसकी रेंज के बारे में कि किस तरीके का है, शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, और साथ के साथ में किस तरीके का है, सरफेस टू एयर है, एयर टू सरफेस है, या फिर सरफेस टू सरफेस है। सरफेस टू सरफेस क्या होता है, जब कोई टारगेट जो है वो सरफेस पे हो और जो मिसाइल है उसको सरफेस से ही छोड़ा जाए और वो उस टारगेट को जा करके हिट कर गए, तो इसको बोलते हैं सरफेस टू सरफेस। सरफेस टू एयर क्या होता है कि मिसाइल तो सतह से ज़मीन से छोड़ी जा रही है, लेकिन वो एयर में यानी कि हवा में जाकर के किसी टारगेट को हिट कर रहा है, तो उसको कहते हैं सरफेस टू एयर। और एयर जो रुद्रम है वो किस तरीके का है, तो वही एयर टू सरफेस है, यानी कि हवा में कहीं से इसको छोड़ा जा रहा है और वो सतह पे आकर के किसी टारगेट को क्या करेगा, हिट करेगा। ठीक है, तो अब ये कोई नहीं पूछेगा कि हवा से कैसे मिसाइल को छोड़ा जा रहा है, डेफिनेटली उनके पास में हेलीकॉप्टर और बहुत सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे वो वहाँ से जा करके टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि बनाया किसने है, तो इस तरीके के काम करता कौन है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, वो इस तरीके के काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो डिफरेंस है इसको भी ध्यान में रखिएगा, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एयर टू सरफेस। ठीक है, एयर टू एयर भी होता है कई सारी मिसाइल। फिलहाल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रुद्रम के बारे में। रुद्रम को हमने देखा एयर टू सरफेस मिसाइल है और ये Su-30 MKI जेट जो है उड़ीसा कोस्ट से इसको वहाँ से इसको क्या किया गया है, टेस्टिंग करके सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। DRDO के द्वारा बना है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये पूरा आता है। तो रुद्रम के बारे में पहले देख लिया हमने कि हवा से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है, साथ के साथ में DRDO ने इसको बनाया है। और रुद्रम 1 भी है इसके पहले का, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं रुद्रम 2 के बारे में, इसके पहले रुद्रम 1 भी आ चुका है। कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसको उड़ीसा के बालासोर में जो एक तट है वहाँ से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसको एंटी रेडिएशन मिसाइल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्या किया कहा जाता है, NGRAM कहा जाता है इसको, एक तरीके से एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो ध्यान में रखिएगा इसको भी। और ये क्या है, पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 1 जो थी, यानी कि अभी जो रुद्रम 2 आया है उसका जो पार्ट 1 था वो भी पहला जो स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल था। रुद्रम 2 भी हमने स्वदेशी रूप से ही बनाया है और इसको किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें क्षमता की, तो एक बार में क्या कर सकता है, अगर इसने मिसाइल टारगेट को एक तरीके से देख लिया, वो उसको लॉक कर लेता है और जा करके बिल्कुल सटीक प्रहार करने में ये सक्षम है। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये आपके GS पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, S&P के बारे में बात की जा रही है। S&P क्या है, एक तरीके से ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो कि तरह तरह के जो भी हमारे यहाँ पे इंडिया, साथ के साथ में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी किस तरीके से रहने वाली है, इसके बारे में ये क्या काम करता है, भविष्यवाणी करने का काम करता है कि किस साल कितनी ग्रोथ रहने वाली है। और इन सब का फ़ायदा कहाँ पर होता है कि अगर ये इस तरीके की रेटिंग इनकी अच्छी होती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अगर इनकी रेटिंग एजेंसीज़ क्या है, अगर हमारे बारे में ख़राब रेटिंग देती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के इन्वेस्टमेंट पे एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो S&P के बारे में अभी बोला गया है कि अभी उन्होंने अपना जो एक रिवाइज़ किया है, जो उन्होंने पहले फोरकास्टिंग की थी इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको रिवाइज़ किया है। और अभी जो है पहले उन्होंने बोला था स्टेबल रहेगी इकोनॉमी, अब उसको पॉजिटिव वे में लेकर के गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसको इंडिया सॉवरन रेटिंग बोला जाता है। और S&P क्या है, एक तरीके से अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी है, एक तरीके से रेटिंग एजेंसी है। लगभग इसके अंतर्गत 500 कंपनियां आती हैं और ये इन सारी कंपनियों के बारे में, साथ के साथ में बहुत सारे कंट्रीज़ के इकोनॉमी के बारे में क्या करती हैं, समय समय पर भविष्यवाणी करती हैं कि किस तरीके से GDP रहने वाली है, किस तरीके से जो मार्केट है वो काम करने वाला है, ग्रो करने वाला है। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म निकल के आया है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग यानी कि संप्रभु क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, आपसे की टर्म वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर बोला जाता है सॉवरेन यानी कि संप्रभु क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है कि किसी देश या संप्रभु इकाई की ऋण पात्रता का एक स्वतंत्र मूल्यांकन। ऋण पात्रता का मतलब है क्या कि कोई देश और कितना ज़्यादा एक तरीके से ऋण ले सकता है, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के रूप में कर्ज ले सकता है, इसके बारे में बात अगर की जाती है तो उसको बोला जाता है संप्रभु क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, तो टर्म वाइज क्वेश्चन कभी बने तो ध्यान में रखिएगा। यह निवेशकों को किसी विशेष देश के ऋण में निवेश से जुड़े जोखिम के बारे में बताता है। ठीक है, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि अगर इस तरीके की S&P जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हमारे बारे में अच्छी रेटिंग देती हैं तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक तरीके से ओवरव्यू मिलता है कि इस देश की इकोनॉमी सही शॉट चल रही है, तो वो वहाँ पर क्या कहते हैं, पैसे जो है इन्वेस्ट करते हैं। अगर रेटिंग इनके द्वारा ख़राब दी जाती है तो फिर क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना पैसा विदड्रॉ करते हैं या फिर उस देश में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि बाह्य ऋण बाजारों में बॉन्ड जारी करने के अलावा देशों के लिए ये क्या करते हैं, एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI वगैरह लाने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो इस सारी पॉइंट्स को याद रखिएगा और जो संप्रभु क्रेडिट रेटिंग है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अभी हमने क्या किया है 2020-21 के जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें हमने सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पद्धति को और ज़्यादा पारदर्शी माना था। हमने ऐसा माना था कि इस तरीके की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं या फिर ये जो पूरा एक तरीके का मैकेनिज़्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है और इकोनॉमी का एक सटीक अंदाज़ा लगा करके देता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। साथ के साथ S&P के बारे में मैंने बताया कि ये क्या है, 500 इंडेक्स जो है वो बहुत सारे कंट्रीज़ की जो कंपनियां हैं उनको लेकर के ये बना हुआ है। अमेरिका का है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली 500 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण पर आधारित वो क्या करता है, एक तरीके से इंडिकेटर्स वगैरह के थ्रू क्या करता है, बहुत सारे समय समय पर इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें बताता है। ठीक है, तो S&P के बारे में याद रखिएगा, अमेरिकन बेस्ड ये है, लगभग 500 कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, ये हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ये पूरा टॉपिक GS पेपर 3 में आपका हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, एक तरीके से जब कोई भी व्यक्ति है, स्पेशली इंडिया में अब देखा गया है कि लोग हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा पोस्ट कोविड के बाद से हेल्थ को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं। हमारे यहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं, एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहना चाहिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम बाकी सारे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे लोग ऐसा सोचते हैं कि इंश्योरेंस तो बुढ़ापे के समय की चीज़ है, अभी लेकर के क्या करेंगे। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग समझ रहे हैं, यंग लोग हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक मुद्दा किसके लिए लेकर के आया है, हेल्थ से रिलेटेड आया है। हेल्थ इंश्योरेंस में अभी समस्याएं क्या है कि एक तो चीज़ होती है कि कोई भी मान लीजिए आपने कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी ली है हेल्थ से रिलेटेड, अगर हॉस्पिटल में परिवार का कोई मेंबर एडमिट होता है, सारे ट्रीटमेंट हो जाता है, अब डिस्चार्ज मिलने ही वाला है, लेकिन कंपनी जिससे हमने इंश्योरेंस लिया होता है उससे क्या होता है, पैसे क्लियर नहीं होते हैं हॉस्पिटल को, और हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, जो लोग होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको रोक करके रखते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के अभी IRDAI ने अपना जो है पॉलिसी में चेंज किया है और उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि पहले पैसा क्लियर हो या ना हो, अगर किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट पूरा हो गया है वो अपने घर जा सकता है। हॉस्पिटल वगैरह उन्हें रोक करके नहीं रख सकती कि आप पैसे दोगे उसके बाद ही आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से फैमिलीज़ बहुत सफ़र करती है। मतलब कि जो बातचीत है वो कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में होनी चाहिए। मीडिएटर जो है एक तरीके से कौन है, कंपनी ने इंश्योरेंस दिया है और हॉस्पिटल को उनको भुनाना है, तो इनके बीच की समस्या होती है, लेकिन सफ़र कौन करता है, पेशेंट करते हैं। और ऑलरेडी जो इंसान हेल्थ ट्रीटमेंट वगैरह से बहुत, एक हॉस्पिटल का माहौल ही ऐसा होता है, बहुत दिन तक वहाँ पे रह रहे हैं, मेंटल अलग प्रेशर चल रहा है, और उसके ऊपर इस तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा जो एक तरीके से इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाती है उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी जो IRDAI हैं उन्होंने एक तरीके से ये सर्कुलर जो है वो जारी किया है और बोला है हेल्थ केयर जितने भी हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनको, साथ के साथ में जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको, कि अब जो होगा क्लियरेंस हो या ना हो, जो अगर जो व्यक्ति है उसका ट्रीटमेंट पूरा हो गया है तो उसको डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम IRDAI के बारे में थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड
एक तरीके से क्या है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो इडाई है वो क्या काम करती है, इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको एक तरीके से रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, नाम से ही इसको स्पष्ट है। कब इसकी स्थापना हुई है, तो 1999 में इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम बना था 1999 का, और तब इस तरीके से आरडी जो इडाई है उसको क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार फैक्चुअल डाटा बन जाता है। और ये काम क्या करता है, जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं जो भी इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं उनको क्या करता है, एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है कि उनके साथ में कभी किसी भी तरीके की एक तरीके से गलत चीज़ें ना हो जाए, या फिर जो कंज्यूमर वाला काम होता है कि कंज्यूमर के साथ में या फिर जो भी क्लाइंट होते हैं उनके साथ में जो कंपनियां हैं वो किसी भी तरीके से गलत काम ना कर पाएँ, उनका बेनिफिट ना उठा पाएँ। इसको लेकर के इडाई जो है इंश्योर करती है कि पॉलिसी होल्डर्स को उनके सारे बेनिफिट्स समय पर मिले और सही से मिले। ठीक है, इडाई के काम क्या है, तो लाइसेंसिंग वगैरह देने का काम है। जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनियां होती हैं जिनको आगे चल के भविष्य में इन तरीके के काम करने हैं तो उनको लाइसेंसिंग देना और उसको रेगुलेट करने का भी काम होता है। अगर इडाई चाहे, अगर वो कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है, तो फिर उसका लाइसेंस छीना भी जा सकता है। इडाई के बहुत सारे मेजर्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, अगर उसको कोई कंपनी नहीं फॉलो कर रही है तो फिर क्या हो सकता है, उनका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। और साथ के साथ में पॉलिसी धारक संरक्षण, यानी कि जो मैंने बात की कि पॉलिसी जो होल्डर्स होते हैं जिन्होंने इंश्योरेंस लिया होता है उनकी राइट्स को क्या करना है, एक तरीके से सिक्योर करना, सुरक्षित रखने का काम भी इडाई का ही है। साथ के साथ में उत्पाद विनियमन करना, बाजार विकास को बढ़ावा देना और पर्यवेक्षण और प्रवर्तन करना, मतलब कि ये सारे पॉलिसी मेकिंग वगैरह के थ्रू जो भी पॉलिसी होल्डर्स है उनके राइट्स को भी देखना, साथ के साथ में मार्केट को भी रेगुलेट करके चलने का काम क्या होता है, इडाई का होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ से, हम एडिटोरियल्स अपने शुरू करते हैं। एडिटोरियल में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अमृत योजना के बारे में। ठीक है, तो अमृत मिशन जो है वो कब आया था, 2015 में, जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो 2015 में इसको लाया गया था। किसके लिए लाया गया था, अर्बन जो एरियाज़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, स्मार्ट सिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट आपने देखा, उसको लेकर के अमृत योजना आई थी। उद्देश्य ये था कि जो भी वहाँ पर समस्याएँ हैं, जैसे कि पानी की समस्या हो गई, हवा एयर क्वालिटी की समस्या हो गई, पार्क वगैरह होनी चाहिए, वेंटिलेशन सही होनी चाहिए, बिल्डिंग नॉर्म्स के थ्रू सारी चीज़ें बननी चाहिए, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अमृत योजना आई थी। लेकिन अगर बात की जाए अभी फ़िलहाल इसमें क्या एक तरीके से इसकी वजह से क्या प्रोग्रेस हुई है या क्या बेनिफिट मिला है, अगर इसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी कमियां हैं, इसके बारे में बात की गई है। 2015 में अमृत 1.0 आया था, फिर 2019 में इसको क्या किया गया, एक स्टेप और एक्सटेंड कर दिया गया और अमृत 2.0 आ गया, यानी कि सेकेंड वर्जन आया इसका। इसमें अब जो भी चीज़ें होती हैं जब उसको थोड़ा एडवांस किया जाता है और ज़्यादा एक तरीके से उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं सो दैट वो पॉलिसी और ज़्यादा हेल्प कर सके लोगों को। लेकिन यहाँ पर बात की गई है, अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ आंकड़ों के बारे में बात की गई है कि अराउंड 36% जो पॉपुलेशन है वो अभी फ़िलहाल अर्बन एरियाज़ में रहती है, जो कि आगे चल कर के 2047 तक लगभग 50% होने वाली है। तो ये एक डाटा निकल के आया है कि अभी अगर हम ये स्मार्ट सिटी योजना चला रहे हैं तो कितने परसेंट लोगों के लिए, 36% लोगों के लिए चला रहे हैं जो कि शहरी क्षेत्रों में रहते हैं इंडिया के। लेकिन 2047 तक, यानी कि जब हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के, उस समय तक 2047 तक जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 50% हो जाएगी हमारी इंडियन पॉपुलेशन की। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर हम अमृत योजना के फ़ायदों के बारे में, उसके प्रोग्रेस के बारे में देखें तो फिर हमको दिखाई देता है कि अमृत योजना ने बहुत कुछ अच्छा चेंज लाया नहीं है अभी तक। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कि अमृत योजना आई क्यों थी, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जब योजना लाई गई थी तो वहाँ पर बोला गया था कि जो भी शहरी एरिया होगा उसको एक तरीके से नवीकरण कर देना है, उसका एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है, एक नया स्मार्ट सिटी बनाना है जहाँ पर लोगों के लिए इन्वायरमेंट के लिहाज से अच्छे पार्क हो, साथ के साथ में अच्छा पानी, साफ़ सुथरा उनको स्वच्छ पानी मिल सके, हर व्यक्ति को घर पे क्या मिल सके, जल मिल सके, पानी मिल सके, टैप वाटर का सिस्टम
सिस्टम हो, वाटर कनेक्शन हो, एयर क्वालिटी उस एरिया की अच्छी हो, मतलब एक मॉडल सिटी बनाने के लिए ये योजना आई थी। लेकिन आगे चल के इसमें क्या हुआ, सारे उद्देश्य पे पानी फिर गया एक तरीके से, और बहुत सारी इसकी कमियां निकल के आई। और कमियां कैसे पता चलती है, अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें अभी, तो हमारे यहाँ इसी एडिटोरियल में आंकड़ों के थ्रू बताया गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारी कंडीशन अभी भी बहुत ख़राब है। अगर हम वाटर की बात करें, कि पानी की समस्या की बात करें, तो यहाँ पर बोला गया है कि हर व्यक्ति को लगभग अगर अपना नॉर्मल जीवन जीना है तो उसको पर डे कितना पानी की ज़रूरत होनी चाहिए। इंडिया इज़ 69.25 लीटर पर डे मिल रहा है अभी फ़िलहाल में, जो कि मिलना कितना चाहिए था, 135 लीटर पर डे मिलना चाहिए था एक व्यक्ति को इंडिया में अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन इसके कंपैरिजन में पानी कितना मिल रहा है, अभी 69.25 लीटर पर डे ही पानी मिल रहा है। इसी तरीके से एयर क्वालिटी की जैसे मैंने बात की, ये जो अमृत योजना है ये इन्हीं सारे की पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही आई थी, जहाँ पर साफ़ पानी की बात की गई थी, साफ़ हवा की बात की गई थी। लेकिन आंकड़ों के थ्रू जो 2015 से लेकर के ऑलमोस्ट 10 ईयर कंप्लीट होने को जा रहे हैं, अभी 9 to 10 ईयर्स, और अभी तक में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुधार नहीं किया गया है। इसके बारे में बात की गई है इस पूरे एडिटोरियल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंकड़ों के थ्रू मिलता है सारी चीज़ें कि किस तरीके से, अगर आप बताएं कि क्या कमियां रह गई हैं पॉलिसी में, क्यों नहीं वर्क कर पा रहा है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे बात की गई है कि दिक्कत क्या है, क्यों ये पॉलिसी काम नहीं कर रही है। पॉलिसी काम इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि जो हमारे यहाँ पे पूरा ये अर्बन सिटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करने का, देखने का काम किसका होता है, म्यूनसिपैलिटी जो होती हैं उसका काम होता है, ठीक है। और ये हमने 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, 73rd हमने पंचायती राज के लिए किया था, 74th हमने नगर पालिका निगम वगैरह के लिए जो सारी चीज़ें अमेंडमेंट की थी, कब की थी, 1992 में। और ये रेगुलेट होके बना था, लागू कब हुआ था, 1993 में, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो जब ये पूरा काम जो है अमृत योजना जो है वो स्मार्ट सिटीज़ को लेकर के है, अर्बन एरियाज़ को लेकर के है, तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उनको ये पूरी जो है एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर होना क्या चाहिए था, एक तरीके से लोग होने चाहिए थे, जनप्रतिनिधि वहाँ पर होने चाहिए थे जो क्या काम कर सके। उनको मालूम हो, जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो गांव-गांव घर-घर जा कर के वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, उनको लोगों की समस्याओं के बारे में पता होता है। तो अगर यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी को ये सारी चीज़ें दी गई हैं तो जनप्रतिनिधि का ये दायित्व होना चाहिए था कि वो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करें। लेकिन यहाँ पर इस मिशन के थ्रू क्या काम किया गया है, एक चीज़ गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर काम ये किया गया है कि जो भी टेंडर है स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करने का, उसको बनाए रखने का, उसका रेगुलेशंस देखने का, वो प्राइवेट एजेंसीज़ के हाथ में दे दिया गया है। प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि डेवलपमेंट कर रही हैं, साथ के साथ में उसको क्या कर रही हैं, एक तरीके से देखने का, देख रेख करने का भी काम प्राइवेट एजेंसीज़ ही कर रही हैं। तो इस वजह से जो जनता की वाकई में एक्चुअल में क्या मुद्दे हैं उसको एड्रेस नहीं कर पा रही है ये एजेंसीज़। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि जनता चुनती है, उनको ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी देनी चाहिए थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिशन क्या था, किस उद्देश्य को लेकर के ये बनाया गया था। अभी फ़िलहाल वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी ये जो कमियाँ हैं वो निकल के आ रही हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड है ये। तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी, महुआ मिनिस्ट्री होगी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मंत्रालय का भी नाम याद रखिएगा। और यहाँ पर आपके दो चीज़ें हो गई, प्रीलिम्स के लिहाज से आपको फैक्चुअल डाटा भी मिल गया कि अमृत मिशन आया कब था, तो 2015 में। 2019 में अमृत 2.0 आया था, ठीक है। किस लिए आया था, स्मार्ट सिटीज़ के लिए आया था। मतलब कि जो सिटीज़ होंगी, जो अर्बन एरियाज़ होंगे, वहाँ पे एक स्मार्ट सिटी बननी चाहिए जहाँ पे सबको पानी मिल सके, स्वच्छ हवा हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, मतलब एक तरीके से जीने के लिए अच्छे जो वातावरण की जो बात करते हैं हम आर्टिकल 21 में, वो हमें मिल सके। इसके बारे में पूरा अमृत मिशन था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये जो एडिटोरियल है हमने कल बात की थी, बात की जा रही है इंडियाज़ पॉलिसी मेकर मस्ट एड्रेस द थ्रेट ऑफ बिल्डिंग फायर्स। तो कल हमने ये बात की थी जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, आप इसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। और पॉलिसी मेकिंग की बात आई है तो कल भी मैंने बताया था कि जीएस पेपर 2 से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिसीज़ बन रही हैं और उसमें किस तरीके से कमियाँ हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि अभी हमने कल ही देखा था कि अभी गुजरात के राजकोट में, साथ के साथ में दिल्ली में आग लगी और लगभग 30 लोगों की जान गई
है यहाँ पर, फायर सेफ्टी न रखने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। सारी चीज़ें हुई भी क्यों हैं, हमारे पास में ऑलरेडी जो नेशनल बिल्डिंग कोड है कब का, 2016 का। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे चीज़ें क्यों नहीं रोक रही हैं फायर से रिलेटेड, इसके बारे में ये जो एडिटोरियल है वो बात करता है। ठीक है, तो नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 जिसमें क्या रखा गया था कि जब कोई बिल्डिंग बनेगी तो उसमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स रखने ज़रूरी होंगे, इसके बारे में। साथ के साथ कल मैंने बात की थी कि इसमें एनओसी वगैरह दिया जाता है। एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि बिल्डिंग को बनाने के लिए एक तरीके से अप्रूवल दिया जाता है कि हाँ इस बिल्डिंग ने, इस जो कंपनी है उन्होंने सारे नॉर्म्स को, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया है, तब जाके हम उसको क्या कर रहे हैं, एनओसी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत सारे लूप होल निकल के आ रहे हैं, बिना ध्यान दिए हुए, बिना चेक किए हुए ही क्या कर दिया जा रहा है, एनओसी वगैरह दे दिया जा रहा है। साथ के साथ में यहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो अनदेखी कर रहे हैं। यहाँ पर बात की गई है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उन्होंने 13th फाइनेंस कमीशन को, अभी हमारा कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है, अभी हमारा जो है 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। हमने बात की थी, इसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह जी। मैंने बात की हुई है बहुत पहले कि 16th फाइनेंस कमीशन भी हमने अभी क्या कर दिया है, उसके अध्यक्ष जो पनगड़िया जी हैं उनको हमने ऑलरेडी बना दिया है, और 16th फाइनेंस कमीशन 2026 से अपना काम करना शुरू करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कब की, 13th फाइनेंस कमीशन की। आई थिंक इसके अध्यक्ष जो थे वो केलकर साहब थे, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब 13th फाइनेंस कमीशन था उस समय में जो हमारे यहाँ पे जो ND है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, NDMA जो है, इसने क्या किया था, रिकमेंड किया था 13th फाइनेंस कमीशन को कि वो क्या करे, लगभग 7,000 करोड़ रुपए क्या करे, इस तरीके से फायर सेफ्टी नॉर्म्स के लिए अलग से एलोकेट कराएं। ठीक है, लेकिन इसको अनदेखी की गई जो 13th फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा भी और गवर्नमेंट के द्वारा भी। अब यहाँ पर अनदेखी 13th फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग होता है, कौन से आर्टिकल के तहत, पॉलिटी भी रिवाइज करा देते हैं, 280 आर्टिकल 280 के तहत जो फाइनेंस कमीशन होता है वो इस्टेब्लिश होता है। काम क्या करता है, राज्यों को जो राजस्व जो केंद्र के द्वारा इकट्ठा किया जाता है उसको राज्यों को बांटने का काम क्या करता है, फाइनेंस कमीशन का होता है। और जो फायर सेफ्टी है वो किसके अंतर्गत आती है, फायर सेफ्टी जो है वो आपका आता है राज्य सूची के अंतर्गत। 3 लिस्ट हमने पढ़ी हुई है 7th शेड्यूल में, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कौन सी, एक तरीके सेंट्रल लिस्ट। और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, फायर सेफ्टी, यानी कि जो आगजनी से सुरक्षा की बात है, ये जो है फायर सेफ्टी वो कौन से लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, यानी कि राज्य सूची का विषय है। राज्यों का ये दायित्व है कि फायर सेफ्टी से रिलेटेड ये सारे काम जो चीज़ें हैं, मेजर्स हैं, वो राज्य ले। लेकिन यहाँ पर 13th फाइनेंस कमीशन फंड ही अगर नहीं देगा तो राज्य किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि जो स्टेट होते हैं उनका जो रेवेन्यू का सोर्स होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो इसी के बारे में बात की गई है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनके भी बहुत सारी कमियां हैं। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने रिकमेंड किया था जितना 13th फाइनेंस कमीशन के टाइम में, उतनी चीज़ें अलोकेट नहीं हुई, इस वजह से दिक्कत आई है। साथ के साथ में अगर हम देखें कि अगर आंकड़ों की बात करें तो 2012 से नेशनल रिपोर्ट जो आई है उसमें बताया गया है कि फायर से जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आया है। ठीक है, और हर साल बहुत सारे लोगों की इसकी वजह से क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, और अच्छे से जो हमारे यहाँ पे बिल्डिंग कोड है उसको और अच्छे से एक तरीके से स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो नॉर्म्स हैं, NOC वगैरह देने का जो भी प्रोसेस है उसको थोड़ा और टाइट करने की ज़रूरत है। लोगों को जो इंस्टीट्यूशंस बना करके रख रहे हैं उनको भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है कि इस तरीके के भविष्य में क्या हो, काम जो है वो ना हो। अगर स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है पूरा फायर सेफ्टी तो राज्यों का ये दायित्व होना चाहिए कि वो किस तरीके से इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले एडिटोरियल की तरफ। यहाँ पर बात की जा रही है डिस्पेलिंग पॉपुलेशन मिथ ट्रिगर्ड बाय अ वर्किंग पेपर। तो ये सोसाइटी से रिलेटेड है। जब भी GS पेपर 1 में आप सोसाइटी से या फिर GS पेपर 2 में जो सोशल जस्टिस वाला टॉपिक होता है उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। किसी बच्चे ने एक बारी कमेंट किया था कि वो हम क्या करें,
जो भी यूपीएससी का पूरा सिलेबस है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक दिन पूरा जो है जीएस जो यूपीएससी का पूरा सिलेबस है मेंस का, उसका जीएस 1 टू जीएस 4 पूरा टॉपिक वाइज एक तरीके से एक वीडियो बना करके आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँगी। मुझे वो चीज़ें ध्यान में हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस चीज़ को करूँगी। अगर एक एक टॉपिक के बारे में आपको क्लैरिटी होगी तो कौन से टॉपिक को कहाँ से लिंक करना है, किस तरीके से वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, डिस्पेलिंग पॉपुलेशन मिथ ट्रिगर्ड बाय वर्किंग पेपर। यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी रिसेंटली बहुत इलेक्शन के टाइम में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनने बहुत सारी चीज़ें बोली थी और वहाँ पर एक मोदी जी के थ्रू ही शायद ये बात आई थी कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वो आगे चल करके हिंदू पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, एक तरीके से दबा सकते हैं और उसके लिए खतरा बन सकते हैं। इस तरीके की, आई एम नॉट श्योर मोदी जी ने बोला था या नहीं, बट इस तरीके की चीज़ें बहुत निकल के आ रही थी। तो यहाँ पर चीज़ें क्या बोली गई हैं, बोला गया कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है टू द प्राइम मिनिस्टर EAC-PM, इन्होंने बोला है कि जो अभी माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटी की, PM से ही निकल के आ गया, प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अभी जो शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो क्या काम कर रहे हैं, एक तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट लेकर के आ रहे हैं। पूरा जो आंकड़ा है वो कब से कब तक का है, 1950 से लेकर के 2015 तक के लिए ये पूरा डाटा आया है। और यहाँ पर बात की गई है जो EAC, इसका फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो EAC-PM इन्होंने बोला है रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर इन्होंने बात की है। रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब क्या है कि जो धर्म से रिलेटेड एक विशेष समुदाय होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ कौन कौन है, मुस्लिम हो गए, बुद्ध हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, तो ये लोग क्या है हमारे यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी हैं। हिंदू जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन में है तो हमारे यहाँ पे वो क्या है माइनॉरिटीज़ में नहीं आते हैं। उनसे कम पॉपुलेशन के जितने भी अलग धार्मिक समुदाय के लोग हैं उनको रिलीजियस माइनॉरिटी बोला जाता है। तो स्पेशली यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर के बात हो रही थी कि आगे आने वाले समय में अगर ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी तो आने वाले समय में हिंदू पॉपुलेशन के लिए एक तरीके से थ्रेट हो सकता है। फिलहाल हम जो है यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे लिए धर्म का मुद्दा कौन क्या होगा नहीं होगा, इन सब चीज़ों पे हमारा एक न्यूट्रल अप्रोच होना चाहिए। हम हिंदू हो मुस्लिम हो, हम अपना फेथ जो है वो कभी भी हमारे पेपर में, हमारी आंसर राइटिंग में नहीं आना चाहिए। हमें किसी भी धर्म की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर बात किसके बारे में करेंगे, हम यहाँ पर आंकड़ों के थ्रू बात करेंगे। यहाँ पर एक क्लेम किया गया है EAC-PM के द्वारा, क्या बात की गई है कि अभी जो जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है मुस्लिम पॉपुलेशन की वो आगे चल के थ्रेट क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ आंकड़े बताते हैं कि जिस ग्रोथ के साथ में मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रो कर रही है अगर उसकी तुलना हिंदू पॉपुलेशन से की जाए तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, बात की गई है कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो लगभग 84.7% है। ठीक है, और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो करके कितनी पहुंची है अभी, लेकर अगर मान लीजिए इसमें इंक्रीमेंट देखा गया है हिंदू पॉपुलेशन में 6.64% का, तो मुस्लिम पॉपुलेशन में केवल और केवल 4.2% की ही ग्रोथ देखी गई है। मतलब कि 1950 से लेकर के 2015 तक के ये आंकड़े हैं जिसमें बताया जा रहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा रही है और जो हिंदू पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा रही है अराउंड 6.6%, और मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या रही है 4.25% रही है। ठीक है, तो अगर ये इंक्रीमेंट देखा जाए तो वो भी हिंदू पॉपुलेशन की तुलना में कम है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर हम बात कर ले कि कितनी संख्या है हमारे यहाँ पे हिंदुओं की और कितनी संख्या है मुस्लिम पॉपुलेशंस की, तो अगर आप बात करिए हिंदू अगर 306 यानी कि 306 मिलियन है, तो 306 मिलियन हिंदू हैं अगर हमारे यहाँ पे, हिंदू पॉपुलेशन अगर 306 मिलियन है, वहीं पर मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, ओनली 35 to 36 मिलियन। ठीक है, तो कहाँ पर ये 306, कहाँ पर ये 36 मिलियन। फिर किस तरीके से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इस तरीके के मिसलीडिंग जो आइडिया है वो फैलाती हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाती हैं कि इस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटी आगे जा कर के जो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलेटेड धर्म के लोग हैं उनके लिए थ्रेट क्रिएट कर सकती है। इन तरीके की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपके पास वैलिड पॉइंट ना हो तो, वरना इस वजह से क्या होता है समाज में एक हार्मनी जो है वो ब्रेक होती है। लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या आंकड़े हैं क्या नहीं है। बड़े लेवल पे कोई इंसान, कोई इन्फ्लुएंसर है,
कोई प्राइम मिनिस्टर किसी देश का है, उसके ऊपर जनता बहुत ट्रस्ट करती है, और इस तरीके के अगर स्टेटमेंट निकल के आते हैं तो समाज की जो भावना है वो क्या होती है, एक तरीके से ख़राब होती है। दूसरी बात यहाँ पर बोली गई है कि अगर आप देख लीजिए कि केवल और केवल यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन की ही बात क्यों हो रही है। हमारे यहाँ पे अगर रिलीजियस माइनॉरिटी की बात की जाएगी तो बुद्ध भी हमारे यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी है, हमारे यहाँ पे सिख भी हैं, पारसी भी हैं, और अगर आप पारसीज़ में देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक तरीके से आपको डिक्लाइन दिख रहा होगा। लेकिन बुद्धिस्ट और सिख जो है वहाँ पर 49.2% के करीब में क्या हो रहा है, एक तरीके से ग्रोथ देखी गई है। तो हम यहाँ पर बुद्धिस्ट जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ होती है ना कि धर्म को लेकर के कितना ज़्यादा सेंसिटिव है कोई, उसको लेकर के उस पॉइंट को ट्रिगर करने का काम होता है। तो बी गुड सिटीज़न, हमें क्या है, आंकड़ों के थ्रू बात करनी चाहिए, और इस तरीके से कोई भी मिसलीडिंग चीज़ों के ऊपर में बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आपके लिए ये चीज़ें क्यों डिस्कस किया जा रहा है कि अगर आपसे कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछे, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ये एग्ज़ाम में आएगा कि इतना पॉपुलेशन उतना पॉपुलेशन, लेकिन मान लीजिए आपसे आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है कि आपकी क्या सोच है इसके ऊपर में, तो आपके पास में कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी तभी किसी कम्युनिटी के लिए थ्रेट हो सकती है जब वो बहुत ज़्यादा नंबर में हो। अगर हम हिंदू पॉपुलेशन की तुलना में मुस्लिम पॉपुलेशन को देखेंगे बहुत कम है। अगर इंक्रीमेंट दिख भी रहा है, अभी रिसेंट के कुछ सालों में इंक्रीमेंट देखा गया है, जो इंक्रीज़ हुआ है मुस्लिम पॉपुलेशन में वो थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि वो हिंदू पॉपुलेशन के लिए थ्रेट क्रिएट कर दे। ठीक है, तो बस ओवरव्यू के लिए ये जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, इसको हमने डिस्कस किया, द हिंदू में आया हुआ था। एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ज़रूरी होता है। अगली जो बात की जा रही है, शशि थरूर जी का ये पूरा एडिटोरियल है। किसके बारे में बात की जा रही है? लिबरलिज्म के बारे में बात की जा रही है। क्या बात की जा रही है कि अभी जो हमारा लिबरलिज्म है वो क्राइसिस में है। क्राइसिस में किसके है? लिजिटिमेसी की, यानी कि वैधता की। अभी यहाँ पर उदारवाद का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब हम LPG लेकर के आए थे तो उदारवाद का कॉन्सेप्ट यही था, 1991 में आया था, जहाँ पर बात की जा रही थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की। तो LPG में जो L था यानी कि लिबरलाइजेशन था, वो क्या था? उदारवाद। उदारवाद किस सेंस में कि जो कंपनियां हैं जो 1991 से पहले हम बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एक तरीके से लाइसेंसिंग के लिए या फिर बहुत सारे कामों के लिए उनके ऊपर रेगुलेशंस लगा करके रखते थे। धीरे धीरे जब LPG आया तो हमने उन कंपनियों को थोड़ी थोड़ी छूट देनी शुरू की। उसके बाद में हमारे यहाँ पे क्या हुआ? कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़ गया। उसके पहले तक हमारे यहाँ पे एक तरीके से समाजवाद वाला चीज़ चल रहा था कि जो सरकार है वो जनता के देख रेख करती थी, जनता किस तरीके से उसका जीवन होगा, उनको मूलभूत चीज़ें मिलेगी कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान किस तरीके से होगा, ये जो है गवर्नमेंट देखने का काम करती थी। जब ये LPG रिफॉर्म आए, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को एक तरीके से क्या किया गया? इनवाइट किया गया अपने यहाँ पे, लिबरलाइज़ किया गया पॉलिसीज़ में, तब जाके कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे बढ़ के आया। इसी के बारे में शशि थरूर बात करते हैं कि अभी का जो लिबरलाइजेशन है वो बहुत ही गलत टेंजेंट पे जा रहा है, जहाँ पर हम केवल और केवल पूंजीवाद की बात करते हैं, जबकि जो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं जैसे कि अमर्त्य सेन, उन्होंने क्या बोला था कि लिबरलाइजेशन किस सेंस में होना चाहिए? अमर्त्य सेन ने बोला था कि लिबरलाइजेशन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? एन एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम, सोशल जस्टिस एंड सोसाइटी हार्मोनी। मतलब अमर्त्य सेन का जो लिबरलिज्म है वो किस तरीके का है कि जो लोग हैं समाज के, उनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनके पास में आय के साधन होने चाहिए, सो दैट उनका जीवन जो है वो स्मूथली चल सके। तो अमर्त्य सेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आज के लिबरलिज्म की हम बात करते हैं तो ये सोशल जस्टिस, फ्रीडम, इंडिविजुअल की ये कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गई है। सारा का सारा ध्यान कहाँ पे चला गया है? पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म पे चल गया है। तो इसको लेकर के ये पूरा एडिटोरियल बात करता है। बहुत ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है इसमें, लेकिन जो एक बेसिक है, क्रक्स जो है वो यही है कि आज का उदारवाद जो है अभी जो चल रहा है वो बहुत ही गलत कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। होना क्या चाहिए था कि लोगों के बारे में, उनके फ्रीडम के बारे में, उनको इकोनॉमिक जस्टिस मिले, इसके बारे में ज़्यादा फोकस देना चाहिए था। और यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को इस तरीके से ध्यान देना चाहिए, जो मार्केट इकोनॉमी है उसको भी लेकर के चलना चाहिए, लेकिन साथ के साथ में जो ये जो चीज़ें हैं, जो जनता है, जो लोग हैं, जो आम आदमी है, मैंगो पीपल है, उसकी फ्रीडम को, उसकी जो जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी लिबर्टी के ऊपर में ध्यान देने के लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है ये माइनर NMDC
ऑन मार्क 50,000 करोड़ कैपेक्स फॉर डबलिंग आयरन ओर आउटपुट। तो यहाँ पर एनएमडीसी जो है, जो कि क्या काम करती है, एक तरीके से जो आयरन ओर है, आयरन ओर यानी कि रॉ मटेरियल, जिससे आगे चल करके क्या होता है, लोहा वगैरह से रिलेटेड चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर एनएमडीसी जो है उन्होंने बोला है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो उनको माइनिंग करने के लिए परमिशन दे देती है, कैसी माइनिंग, डीप माइनिंग, यानी कि एक तरीके से और नीचे जा कर के ज़मीन में अधिक गहराई पे जा कर के माइनिंग करने की परमिशन दे देती है, तो आगे आने वाले समय में वो इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। लगभग 50,000 करोड़ का कैपेक्स ले सकते हैं वो, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। और आगे आने वाले समय में अगर आप देख लीजिए बाय 2030 तक ये बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो ला करके दे सकते हैं। इसके बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर एक मुद्दा तो ये है कि एनएमडीसी इस तरीके की डिमांड कर रहा है। दूसरा मुद्दा ये है हमारे यहाँ पे कि जब भी हम माइनिंग की बात करते हैं तो फिर वो एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज़ हैं वो निकल के आ जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये मुद्दा है कि किस तरीके से दोनों चीज़ों को लेके चलना है। हमें ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान देना है, हमें अपने एनवायरनमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। बात करें अगर एनएमडीसी का, तो एनएमडीसी क्या है, एनएमडीसी जो है एक तरीके का पीएसयू है। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, और ये गवर्नमेंट के अंदर आने वाला एक तरीके से सार्वजनिक निकाय जिसको बोला जाता है, जो कि क्या काम करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। कुछ मामले में कुछ परसेंटेज प्राइवेट कंपनीज़ का भी शेयर होल्डिंग होता है, लेकिन जनरली पीएसयू जो तो होते हैं वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और गवर्नमेंट की ही संस्था है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत छूट दे दे, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा क्या करने वाले हैं, अगर इकोनॉमी में हेल्प करने वाले हैं तो, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एनएमडीसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो हमने बता दिया कि ये क्या है, एक तरीके का पीएसयू है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है हमने। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया एंड टेक केयर।